होलसिम के अंबुजा एसीसी के साथ डील पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर आंकड़ों की बाजीगरी की गई है और इस वजह से अंबुजा के खाते से तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए निकलकर प्रोमोटर्स की जेब में गए हैं। बाजार भी इस डील को छोटे निवेशकों के साथ हुई एक ठगी के तौर पर देख रहा है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई छोटे निवेशकों के साथ कोई धोखा हुआ है, और यदि हाँ तो क्या इस डील पर रेगुलेटर्स की नजर पड़ेगी। इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेबी के पूर्व डायरेक्टर जयंत गुप्ता साहब, IIAS के MD अमित टंडन, इन गवर्न रिसर्च के फाउंडर और MD श्री राम सुब्रमण्यम, और साथ ही हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 की कॉर्पोरेट अफेयर्स एडिटर मेनका दोषी। आप सबका ही स्वागत है CNBC आवाज पर। गुप्ता साहब, सबसे पहला सवाल आपके पास, क्या वाकई में छोटे निवेशकों के साथ, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ एक धोखाधड़ी हुई है जिस तरह से इस डील को स्ट्रक्चर किया गया है? देखिए, ये धोखाधड़ी का शब्द तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि ये अनफेयर डील है, क्योंकि अगर कंपनी के पास 3,500 करोड़ रुपए था और अगर वो बांटना चाहती थी तो ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ अपने प्रमोटर को दे रही है, बाकी शेयर होल्डर को नजरअंदाज कर रही है। मैं इस डील को एक शब्द में सिर्फ ये बोल सकता हूं कि एक कहावत है कि हैविंग योर केक एंड ईटिंग इट टू। तो कंपनी अपना सारा इन्वेस्टमेंट बरकरार रख रही है और 3,500 करोड़ भी ले जा रही है। दूसरा हमारा ये कहना है कि इसमें कि देखिए, कंपनी जो है अपना ऑन वन हैंड कंट्रोल इंक्रीज कर रही है कि अंबुजा सीमेंट में उनके टोटल इक्विटी 61% के करीब हो जाएगी और पैसा भी निकाल रही है। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर तो कम हो रहा है लेकिन कंट्रोल बढ़ रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारे हिसाब से ये अनफेयर है इन्वेस्टर्स के लिए। मैंने कहा, क्या आप भी यही समझते हैं कि सिर्फ अनफेयर तक सोचना ठीक है, या फिर वाकई में कुछ जरूरत से ज्यादा होलसिम ने करने की कोशिश की और होलसिम ने ये सोचा कि चलिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, बैलेंस शीट पर कैश दिख रहा है, हमारी स्टेक भी बढ़ जाए, कैश भी हमारे पास आ जाए, रॉयल्टी वगैरह तो हम वसूल कर ही रहे हैं, ये एक और नया तरीका है। अनिल जी, आपने बाजीगरी और ठगी दो बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए इसमें। आई थिंक अनफेयर शायद बेटर सूटेड होगा, क्योंकि आप देखिए निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है ये रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। अगर निवेशक या माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये अंबुजा के ACC के 50% स्टेक खरीदने से अंबुजा और ACC में सिनर्जीज बढ़ेगी और उस सिनर्जी से दोनों कंपनी को फायदा होगा, और उस फायदे को एक तरफ रख के दूसरी तरफ आप देखिए कि अंबुजा 3,500 करोड़ या 3,000 करोड़ के आसपास खर्च कर रही है अपने खुद के 10% शेयर्स खरीदने के लिए, तो उनका पूरा कैश वाइप आउट हो रहा है। तो एक तरफ है सिनर्जीज और सिनर्जीज से क्या गेन हो सकता है, और दूसरी तरफ है जो कैश वाइप आउट हो रहा है। शेयर होल्डर्स को दोनों तरफ वे करके समझना पड़ेगा कि उनको कौन सा वाला स्ट्रक्चरिंग पसंद है और क्या यही सिनर्जीज कोई और स्ट्रक्चर से उपलब्ध हो सकती थी या नहीं। वो शायद दूसरा सवाल है जिसके बारे में मैनेजमेंट ने कुछ तो जवाब दिए थे कल, लेकिन इतना नहीं बताया कि बोर्ड के सामने क्या कोई और ऑप्शंस थे स्ट्रक्चरिंग के, उन्होंने उस ऑप्शंस के बारे में क्या सोचा, उसके बारे में हमारे पास बहुत कम डिटेल्स है मैनेजमेंट। बिल्कुल। और अमित टंडन साहब, जो कि इस डील को लेकर वाकई में काफी नाराज और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए काफी इसे नेगेटिव माना, लेकिन टंडन साहब, जैसा कि मेनका भी कह रही कि शायद कुछ सिनर्जीज हों, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस डील से दोनों कंपनियों को कुछ फायदा होगा, कुछ सिनर्जीज होगी जैसा कि होलसिम क्लेम कर रहा है? होलसिम तो कह रहा है कि करीब 900 करोड़ की सिनर्जी है, पर हमारा ये कहना है कि अगर 7 साल में होलसिम का दोनों कंपनियों में 50% से ऊपर शेयर होल्डिंग रही है, पर अगर वो 5 या 6 या 7 साल में कोई सिनर्जी नहीं निकाल पाए हैं, तो इस समय कहना कि अब एक बार ये 50% सब्सिडरी हो जाएगी ACC की, या सॉरी अंबुजा की ACC अंबुजा की सब्सिडरी हो जाएगी, मेरा मानना नहीं है कि उससे कोई फ़ायदा होगा। जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है कि पहले शेयर्स खरीदे जाएंगे, फिर मर्जर होगा, उससे ये लगता है कि बस एक ही मेरे अनुमान से बस एक ही मोटिवेशन था कि जो कैश अंबुजा की बैलेंस शीट में है वो होलसिम तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो ऐसे में गुप्ता साहब, क्या आपका ये समझना है कि अगर कैश नहीं निकाला जाता, अगर होलसिम की स्टेक 3,500 करोड़ में नहीं खरीदी जाती है और सिर्फ ये कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग होती, तो शायद बाजार इसे उतना बुरे तरीके से नहीं देखता और प्रमोटर्स की नीयत पर शक नहीं करता? देखिए, बिल्कुल सीधी बात है। अगर उनको, जैसे अमित ने बोला, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं
कि अगर दोनों कंपनी कॉमन कंट्रोल में थी तो कॉमन कंट्रोल में सिनर्जी करने के लिए आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती है। तो कॉमन कंट्रोल में दोनों कंपनी की सिनर्जी हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे अगर वैसे सीधा स्ट्रेट मर्जर कर सकते थे तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, होलसेल के पास 50% इक्विटी फिर भी रह जाती। लेकिन यहाँ पे इनको ये करना था कि एक तरफ 3,500 करोड़ रुपए निकाल रहे थे, दूसरी तरफ अपना कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। आप देखिए कि अंबुजा में उनका जो 50% है, 50% की जगह अब 61 या 62% हो जाएगा। तो कंट्रोल भी बढ़ गया उनका और उनको पैसा भी मिल गया। तो ये तो है कि चित भी अपनी पट भी अपनी, जो हिंदी में कहावत है। बिल्कुल। मैंने कहा जो सिनर्जीज की बात हो रही है, लेकिन जब से होलसेल ने कंट्रोल लिया इन दोनों कंपनियों का, तब से चाहे प्रॉफिटेबिलिटी देखें, चाहे मार्जिन्स देखें, हर तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस, दोनों कंपनियों की परफॉर्मेंस कमजोरी हुई है। अगर 7-8 साल में होलसेल सिनर्जीज नहीं ला पाए या फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं कर पाए, और अब भी जो दोनों ही कंपनियां अपनी अपनी ब्रांड्स ही बेच रही है, ऐसा नहीं कि होलसेल की ब्रांड बेची, तो ऐसे में क्या वजह है कि होलसेल बड़ी रॉयल्टी चार्ज करे या फिर 3,500 करोड़ अपनी इस स्टेक के लिए ले? वेरी गुड क्वेश्चन अनिल जी। मैंने सीमेंट कंपनी कभी जिंदगी में चलाई नहीं है, इसलिए मैं नहीं ये बता सकती कि अगर 5-6 साल में उन्होंने सिनर्जीज नहीं मिली है या जो सिनर्जीज मिली है उससे ज्यादा क्या मिल पा सकता है। आई विल ओनली ट्रस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बोल रही है कि कुछ 900 करोड़ पर ईयर फायदा होगा सिनर्जीज की वजह से अगले 2-3 साल में। आप ये ट्रांजैक्शन को 2 भाग में कर दीजिए। एक तरफ तो अंबुजा ने 50% एसीसी के खरीदे, उसका भाव देख लीजिए आप, जो करंट मार्केट प्राइस पे है, कल की जो प्राइस थी, वो काफी एनालिस्ट लोगों ने भी बोला है कि वो दैट्स अ गुड वैल्यूएशन, इट्स अबाउट $110 or $120 a ton, which is a fairly good valuation in the cement business. So that transaction may not look as offensive, you know. The other part of the transaction is the spending of 3,000 crores or thereabouts, which is pretty much the full cash on the books of Ambuja to buy back its own 10% that Holcim is owning. Now that is a buyback. गुप्ता जी ने बोला कि अगर आपके पास 3,000 करोड़ है अपने खुद के शेयर्स खरीदने के लिए, तो आप क्यों सिर्फ अपने प्रमोटर से खरीद रहे हैं? सबसे बायबैक कीजिए। लेकिन वो तो सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बायबैक तो है ही नहीं, ये सिलेक्टिव बायबैक है। और वही सबसे बड़ा सवाल है अकॉर्डिंग टू मी कि क्या ये इस तरह का सिलेक्टिव बायबैक चल जाएगा रेगुलेटर्स के हिसाब से? क्योंकि अगर वैल्यूएशंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाई आर यू स्पेंडिंग 3,000 करोड़ टू बाय बैक योर ओन स्टॉक। एब्सोल्युटली। यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर सुब्रमण्यम भी है। ये बताएं आप, क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से इस डील को रोका जा सकता है? क्या कुछ एक्शन हो सकता है? एक्शन ये हो सकता है कि पहले तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बिकॉज LIC तो काफी स्टेक है इसमें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसको अपोज करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जब शेयर होल्डर मीटिंग पे वोटिंग के लिए आएगा EGM पे लेटर दिस ईयर, तब भी वो लोग वोट अगेंस्ट करना चाहिए। तो ये सरासर नाइंसाफी है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैंपेन करना चाहिए और इस डील को रिवर्स करना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि ये डील हो गया, ये तो फिर प्रपोजल ही है। और ये भी हो सकता है कि जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उनका आवाज उठाए और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मोर इम्पोर्टेंटली आवाज उठाएं, तो ये डील को ना मंजूरी ना करके और उसको रिवर्स किया जाए। टंडन साहब, आपके पास आऊंगा। श्रीधर साहब ये कह रहे हैं कि अब भी मौका है इस डील को रोकने का। आप चूंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के मामलों पर एडवाइस करते हैं कि किस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में या फेवर में वोट करें, क्या आपकी साफ तौर पर राय है इन्वेस्टर्स को कि इस डील के खिलाफ उन्हें वोट करना चाहिए? हम तो ये कह रहे हैं कि करीब हमारा अनुमान है कि 1 या 2 मौके ज़रूर आएंगे जब ये रेजोल्यूशन शेयर होल्डर्स पे आएगा। एक तो हमारा इस समय ये अनुमान है कि जो 81(1)(a) रेजोल्यूशन है, जब कंपनी एडिशनल शेयर्स देना चाहती है ना टू वन शेयर होल्डर, दिस विल बी कमिंग टू शेयर होल्डर्स टू वोट। सो शेयर होल्डर्स शुड सर्टेनली बी वोटिंग अगेंस्ट द रेजोल्यूशन एट दैट स्टेज। दूसरा है कि हो सकता है कि ये स्कीम जब जाए तो कोर्ट अप्रूवल के लिए जाए, तो वो एक और मौका होगा जब स्मॉल या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इस पे वोट कर सकते हैं। हमारा इसमें एक और विचार बनता है, और वो ये है कि ये नहीं है कि कोई कहे कि बस मेरे पास 50 शेयर हैं या 100 शेयर हैं और देयरफॉर मेरे शेयर या वोटिंग का कोई मतलब नहीं है। हमारा ये मानना है कि हर एक वोट इस पे काउंट करेगा,
क्योंकि एक नया सेबी का रूलिंग आया है जिसमें ये कहा गया है कि जब कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है, और ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड ही है बिकॉज होलसेम ओन्स अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द 3 एंटिटीज। जब ये होता है तो होलसेम के वोट नहीं गिने जाएंगे और ये देखा जाएगा कि बाकी जब 100 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है उनमें से कैसा वोट आया है, और अगर मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स वोट अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन विल नॉट गो अहेड। तो हमारा ये मानना है, आपके पास 50 शेयर हो, 500 शेयर हो, 5000 शेयर हो, जब मौका आए आप अपना इस पे वोट दें एंड वोट अगेंस्ट द ट्रांजैक्शन। तो चाहे कह लें कि छोटे शेयर होल्डर्स के साथ ठगी हुई या फिर अनफेयर, यानी कि उनके साथ न्याय न हुआ जिस तरह से इस डील को रीस्ट्रक्चर किया गया है, लेकिन अब भी मौके हैं। अगर शेयर होल्डर्स चाहें तो जब भी ये रिजोल्यूशन आएगा एजीएम में, ईजीएम में, तब वो चाहें तो इसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे डील के पीछे होलसेम का मकसद क्या है? क्या उनके इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं? क्या अंबुजा और एसीसी की बाजारों में डी रेटिंग होगी और क्या कुछ हो सकता है? इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे सारे गेस्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। अंबुजा और एसीसी की इस डील पर हमारी खास चर्चा, क्या छोटे शेयर होल्डर्स के साथ किसी तरह का अनफेयर जस्टिस, नुकसान, ठगी, धोखाधड़ी हुई है? इस पर हम बातचीत करें। टंडन साहब, एक सवाल होलसेम के इंटेंशन पर। क्या होलसेम का साफ तौर पर आपको इरादा ये नजर आता है कि अंबुजा की बैलेंस शीट पर जितना पैसा है, जितना कैश है, उसे निकाल लें? और जिस तरह से डील को स्ट्रक्चर किया गया है, क्या आपको लगता है कि अगर 3500 से ज्यादा कैश होता तो वो भी होलसेम निकाल लेता? तो बिल्कुल, ये तो अगर आप उनका मोटिवेशन देखें, मोटिव देखें, तो मोटिव तो यही लगता है कि किसी तरह से यहाँ से पैसा लिया जाए। तो यहाँ करीब 3600 3700 करोड़ था तो उन्होंने 3500 ले लिया। हो सकता है कि अगर इसमें 4500 करोड़ रहा हो या 5000 करोड़ रहा हो तो कोई वैल्यूएशन वो दूसरी दिखाते, दूसरा कोई स्ट्रक्चर करते, और मुझे जिस तरह से उन्होंने अभी बिहेव करा है तो लगता है कि वही मोटिवेशन था, वही मोटिव्स थे, और वो अपना पैसा ज़रा ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा पैसा बाहर लेके जाते। मैंने कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से डील बनाई गई है, जिस तरह से इंटेंशन होलसेम का सामने आ रहा है, क्या आपको लगता है कि अब मार्केट एसीसी और अंबुजा को उस नज़र से नहीं देखेगा, गवर्नेंस के लिहाज से या फिर वैल्यूएशंस के लिहाज से डी रेटिंग होना तय है इन दोनों कंपनियों की? देखिए, आज तो स्टॉक गिरा हुआ है, आपको पता है, लेकिन आप दो तरफ से देखिए उनको। वैल्यूएशन एसी अंबुजा ने कौन से वैल्यूएशन पे एसीसी का 50% स्टेक खरीदा? काफी कुछ रिपोर्ट्स ने पॉजिटिवली देखा है उस वैल्यूएशन को, लेकिन अंबुजा अब होल्डिंग कंपनी बन जाती है तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी हो सकता है इसमें। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि ये स्टॉक प्राइस किस तरह से रिएक्ट करेगा ऑन अ कमर्शियल बेसिस। बट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू, अ गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक देयर विल बी अ ग्रेट डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट, अनिल जी, कि ये उन्होंने किस वजह से किया। क्योंकि मैनेजमेंट कल के कॉन्फ्रेंस कॉल में बताई जा रही थी कि हमें मर्जर नहीं करना था दोनों कंपनी का, क्योंकि हमें मैनेजमेंट और ब्रांड्स अलग रखने हैं। अगर आपको मैनेजमेंट अलग रखने हैं तो फिर आपने एसीसी को अंबुजा के नीचे क्यों लगाया इस स्ट्रक्चर में? ये पूरी तरह से किसी को समझ में नहीं आया है कि इस स्ट्रक्चर से कौन से फायदे मिलते हैं जो और कोई स्ट्रक्चर से नहीं मिल सकते, जिनमें शायद इतना आउटगो ना हो और जिनमें ये 10% लेना ना पड़े। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए। जब ये कोर्ट कन्वीन शेयर होल्डर मीटिंग होगी ये स्कीम पे, तब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने वोट से दिखाने के लिए कि क्या वो सहमत है कि नहीं इस स्कीम से। एंड द न्यू सेबी रूल जिसका रेफरेंस अमित ने किया, दैट विल मेक इट इजियर फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स टू रिजेक्ट दिस स्कीम इफ दे थिंक इन देयर combined wisdom that this scheme must be rejected. गुप्ता साहब, गवर्नेंस के इश्यूज पर ही आपके पास आऊंगा। अगर इस डील में साफ तौर पर सीधे सीधे किसी को फायदा हो रहा है तो वो होलसेम है। कैश भी आ रहा है, स्टेक भी बढ़ रही है, सब कुछ उनके मुताबिक हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए होलसेम का स्टॉक 1% नीचे जाकर बंद हुआ है। इसका मतलब साफ है कि होलसेम के शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी को फायदा होने के बावजूद ये मान रहे हैं कि अगर हमारी ये कंपनी अपनी दूसरी सब्सिडरी, विदेशी सब्सिडरी कंपनीज के साथ ऐसा कर सकती है तो हो सकता है किसी दिन हमारे साथ भी ऐसा करे। ये एक बड़ा मैसेज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से। देखिए, मेरा तो इसमें सवाल है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई इश्यूज हैं। सबसे पहला इश्यू यह है कि आपको याद होगा कि जुलाई के पहले हफ्ते में एक न्यूज आइटम आया था जिसमें यह बोला गया था कि ये दोनों कंपनी में मर्जर या एक्विजिशन की बात चल रही है। तो कंपनी ने बिल्कुल जोर से डिनाई किया था कि हमारे पास कोई मर्जर वर्जर की बात नहीं है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि ये जो मर्जर, ये जो स्कीम हुई है,
ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने 2 दिन पहले सोची और उन्होंने 2 दिन में वैल्यूअर को अपॉइंट किया और फेयरनेस ओपिनियन ली। ये काफी पहले से बात चल रही होगी, तो इसलिए उन्होंने जो डिनायल दिया था वो बिल्कुल मेरे ख्याल में झूठ था, क्योंकि पहले से बात चल रही थी। तो सबसे पहले तो रेगुलेटर को कंपनी से ये पूछना चाहिए कि अगर आपने 4 जुलाई को एक डिनायल दिया था कि आप लोगों में कोई इस तरह की बात नहीं चल रही मर्जर एक्विजिशन की, तो आपने किस बेसिस पे दिया था। दूसरा, जो बहुत पहले हमेशा हर डील में सवाल ये आता है कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो वैल्यूएशन है ये फेयर वैल्यूएशन है डन बाय इंडिपेंडेंट। ना, यहाँ पे इंडिपेंडेंस तो हमारे हिसाब से कभी रहती नहीं है, क्योंकि पैसा तो कंपनी देती है उस वैल्यूअर को। तो जो हमेशा हमेशा शेयर होल्डर जो है, शेयर होल्डर लॉस में रहता है, क्योंकि वैल्यूअर तो अपने कंपनी जिस हिसाब से बोलती है उस हिसाब से वैल्यूएशन करता है। और दूसरा, अभी भी आज भी इन्होंने रिलीज नहीं किया है कि वैल्यूअर की क्या ओपिनियन है। तीसरा है कि इन्होंने फेयरनेस ओपिनियन ली है एक्सिस बैंक से। ना, एक्सिस बैंक ने फेयरनेस ओपिनियन दी है, भाई एक्सिस बैंक ने भी पैसा लिया है कंपनी से, तो हम जिस कंपनी से पैसा लेंगे हम उसके बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये हमारे साथ सबसे पहले मैं पूछूंगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है बोर्ड पे, उन्होंने इस ट्रांजेक्शन को किस तरह व्यू किया है, एंड वेदर दे हैड रेज्ड एनी वॉइस कि ये माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है या ये फेयर है या अनफेयर है। मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि 3,500 करोड़ है आपके पास एक्स्ट्रा है तो इसको डिविडेंड आउट कर दो। अब मुझे ये लगता है, देखिए, अगर ये डिविडेंड आउट करते तो उस पर 16.5% टैक्स लग जाता, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब अगर इन्होंने 3,500 करोड़ सीधे प्रमोटर को दे दे तो प्रमोटर को लगेगा सिर्फ 10% टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। तो एक तो उनको पूरा पैसा मिल गया और टैक्स भी कम लगा। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हमारे हिसाब से फेलियर इस बात का है कि हम लोग सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर मैं आपको इंटरप्ट कर सकूं, आई थिंक इसमें टैक्स का भी एक ट्विस्ट है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मिस्टर गुप्ता, मैं अगर आपको इंटरप्ट कर सकती हूं, तो इसमें टैक्स का भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि ये जो बायबैक हो रहा है वो एक मॉरिशस कंपनी से हो रहा है। ये होल्डर इन जो है वो, यानी जो पैसा जाएगा वो 3,000 करोड़ फॉर द 10% ऑफ अंबुजा, वो मॉरिशस कंपनी को जाएगा, और वहां पे कैपिटल गेन का रेजिम तो हम सब जानते हैं। सो बट ये इस सेक्शन में भी टैक्स के चेंजेस आए हुए हैं पिछले 1 साल में बजट में भी, और बायबैक्स को भी वो लोग बहुत ही इंटेंस स्क्रूटनी से देख रहे हैं। सो इट्स पॉसिबल कि दे विल नॉट गेट अवे विदाउट पेइंग टैक्स, बट टैक्स इज अ होल डिफरेंट स्टोरी। तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ रेगुलेटर शायद सेबी जैसे रेगुलेटर की नजर पड़े, शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी में भी, या उनके रडार पर भी कैपिटल गेन्स हो गए ही ना, 3,500 करोड़ है बड़ा, उसमें कोई तो गेन्स हो गए ही, और वो गेन्स किस तरह से टैक्स हो गए वो तो होना ही है ना यहाँ पे। बिल्कुल। तो चलिए, यहाँ पर कई सारे रेगुलेटर्स के एक्शन हो सकते हैं, लेकिन किस तरह के एक्शन हो सकते हैं, रेगुलेटर्स के पास कितने पावर हैं इस तरह की डील को रोकने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए, इन सब पर बातचीत करेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस ब्रेक के बाद। एसीसी और अंबुजा की इस खास डील पर हमारी ये चर्चा, और हमारे सारे एक्सपर्ट ये मान रहे कि डील को शायद बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता था। कर्नल साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस डील को इस तरह से बनाना चाहिए कि मर्जर कर दिया जाए और छोटे शेयर होल्डर्स को भी इस मर्जर के दौरान जो कुछ भी उन्हें पूरा हिस्सा मिलना है वो हिस्सा मिल जाता, चाहे वो कैश के तौर पर हो, बायबैक के तौर पर हो? बिल्कुल, अगर कंपनी को तो वही करना चाहिए था। अगर वो मानते हैं कि कोई सिनर्जी होगी, तो बेस्ट वे टू कैप्चर दी सिनर्जी इज बाय मर्जिंग द टू एंटिटीज। देन यू डोंट हैव टू से दैट लोग नाउ अंबुजा विल गेट अ होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट या कुछ वो होता। तो सबसे बेहतर तो यही होता कि दोनों कंपनीज को मर्ज कर देते, उससे शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता। जो कैश अंबुजा की बैलेंस शीट में था वो अंबुजा की बैलेंस शीट में रहता। आप ये देखिए, उनके पास जो कैश था उस पर वो करीब 8 या 9 या 10% कमाते। अब उनका डिविडेंड यील्ड आएगा करीब 1.5% 2% का डिविडेंड यील्ड आएगा। यही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि आगे जाके 3,000 करोड़ विल बी यूज्ड टू बाय एडिशनल शेयर्स ऑफ एसीसी। एक बार इनके पास 51% है तो वो उससे ज़्यादा बढ़ाने का तो फ़ायदा नहीं है। या तो आप कहिए कि हम 75% पे जाके अपनी शेयर डीलिस्ट करेंगे, वरना 3,000 करोड़ खर्च करना कि मेरी होल्डिंग 51 से 60% हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर ये रहता कि अगर उनको कुछ करना ही था तो दोनों कंपनीज को मर्ज कर देते, उससे सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहता। गुप्ता साहब, जिस तरह से ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि डील फेयर नहीं है, क्या अब भी होलसिम के पास मौका है और उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि बजाय इस डील पर आगे बढ़ने के, जो शेयर होल्डर्स सोच रहे हैं, जो मार्केट सोच रहा है, उसे रेस्पेक्ट करते हुए फिर से कदम पीछे खींच ले? देखिए,
होलसेम के पास मौका तो है, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ये डील इज सब्जेक्ट टू सो मेनी रेगुलेटरी अप्रूवल्स। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि होलसेम ये सोचेगा, क्योंकि उन्होंने सब बिल्कुल सोच समझ के प्लान किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग सिर्फ समझदार हैं, वो समझदार नहीं है, वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो उन्होंने इसी तरह स्ट्रक्चर करके डील किया है कि उनको खूब फायदा मिल रहा है। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, वेदर सिनर्जी से फायदा होगा कि नहीं होगा। और मैं बाकी पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि इसमें मर्जर दूसरी तरीके से भी हो सकता था, जिससे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इक्वल राइट्स होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनका मेरे हिसाब से इंटेंशन ही नहीं था कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर को इक्वल राइट्स दें, इसीलिए डील इस तरह स्ट्रक्चर की गई। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में या नासमझी में डील करी गई, ये पूरे प्लान करके करी गई है। और मैंने बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया था, तो एज्यूमिंग कि जो आज मार्केट कैप है वो मार्केट कैप उसी तरह का रहता है, और एसीसी और अंबुजा मतलब एसीसी जब सब्सिडी बन जाती है उसी तरह रहता है, तो होलसेम को नेट लेवल पे 2000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब 3500 रुपए जो कैश निकाला उसके बाद जो मार्केट कैप बचता है उस हिसाब से। बट ये बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है, सही नहीं हो सकता है। लेकिन ये होलसेम ने अपने लिए फायदे की स्कीम बनाई है एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। मैंने कहा चूंकि आप मर्जर्स एक्विजिशंस को काफी क्लोजली ट्रैक करती हैं, आपके लिहाज से अगर ये सब करना था, बेस्ट तरीका क्या था जिससे कि शेयर होल्डर्स नाराज भी नहीं होते और होलसेम का जो इरादा था वो भी पूरा हो जाता? सर ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। 2-3 तरीके थे। क्या जो होलसेम इंडिया से अंबुजा ने एसीसी के शेयर्स खरीदे हैं, क्या होलसेम इंडिया वो शेयर्स डायरेक्टली अंबुजा को बेच सकती थी ये मर्जर करने के बदले, या तो फिर एसीसी और अंबुजा का अलग से मर्जर हो सकता था, होलसेम इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता फिर उसमें। लेकिन अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग टैक्स बर्डन्स भी आते हैं, और अगर आप वो सब छोड़ के ये सोचिए कि क्या आपको लगता है कि द फंडामेंटल क्वेश्चन इज दिस कि अंबुजा ने एसीसी के 50% खरीद कर सही काम किया है या नहीं, और उस सही काम की जो एडवांटेजेस है, क्या वो एडवांटेजेस विल कवर द 3000 crore rupees that you are spending to buy back your own shares? That is the only question minority shareholders have to look at. Beautiful opportunity for minority shareholders to stand up and make their voices heard कि भाई हम इस डील से सहमत नहीं है, हम इस डील के अगेंस्ट वोट करेंगे। यही अपॉर्चुनिटी है। रेगुलेटर्स पे there is no point waiting for regulators to step in. Let shareholders do the job that they have और ताकि आगे के लिए जो नए आगे जो प्रमोटर्स अगर इस तरह का कोई माइंड बनाकर किसी तरह की डील करने की सोच भी रहे तो वो सावधान हो जाए। अमित जी, आखिरी सवाल आपसे, इस डील पर आपकी फाइनल राय क्या है? हमारा तो ये कहना है इस डील का बहुत बड़ा थम्स डाउन है। तो चलिए, हमारे एक्सपर्ट सारे ये मान रहे हैं कि इस डील को लेकर जो कुछ भी होलसेम ने किया है वो शायद फेयर नहीं है, खासतौर से माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ, और इस डील को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता था। अब भी मौका है सारे शेयर होल्डर्स के पास कि इस डील के खिलाफ वो जाकर वोट करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए इस खास चर्चा में आज भाग लेने के लिए और अपनी राय देने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।